हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 5 से आज मैथ सीखने वाले हैं। यह साहिल सर द्वारा लिखा गया बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और आप लोगों का कमेंट रहता है हमेशा क्या कि वीडियो बनाइए। तो मैं बतला दूं कि 2 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानी था और अभी भी है। आपको लग रहा होगा शायद कि मेरा जो मुँह है अंदर उसमें छाले पड़ गए हैं, तो थोड़ा सा परेशानी है, तो इसलिए नहीं डाल पा रहे थे वीडियो। लेकिन अब मेरा कोशिश रहेगा कि रेगुलर वीडियो जाएगा। बस अब शरीर का कोई गारंटी नहीं रहता कब क्या होता है। तो दोस्त, आप लोग सपोर्ट करें, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, तो हमें भी मेहनत करने में मजा आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा और अपने भाई को आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी क्या है कि एक समकोण त्रिभुज। समकोण इस प्रकार होता है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण ए बराबर 90 डिग्री। कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो यहां पे देखिएगा कि कोण ए किसको मानेंगे, जो 90 डिग्री का होगा। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यही आपका ए हो जाएगा। और ए है जो आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है क्या कि बिंदु ए से कर्ण पर लंब का पाद डी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए से यहां पे एक लंब खींचा गया है, किस पर, तो यहां पे देखिए कर्ण पर। तो कर्ण कौन होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। और यह आपका डी है। तो एडी क्या है, लंब है, किस पर, तो बीसी पर। बीसी यहां से बी कर दीजिए और इसको सी कर दीजिए, तब यहां पे त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब यहां पे समझिएगा, तब पूछ रहा है हम लोगों से क्या कि बीडी बटा डीसी बराबर क्या होगा। बीडी बटा डीसी बराबर क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है, बीडी बटा डीसी। अब यहां पे समझिएगा कि इसको कैसे निकालना। तो एक चीज आपको ध्यान में होगा, या फिर देखिए यहां पे समझिए कि ये जो लंब डी पर जो लंब है, यानी कर्ण पर जो लंब है, यहां पर देखिएगा आप तो 90 डिग्री का यह कोण बना रहा है। ये भी 90 डिग्री के एंगल का बना रहा है और ये भी जो है 90 डिग्री के एंगल पर, ये भी 90 डिग्री का। और आप जानते होंगे कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वह कर्ण होता है, तो इसके लिए ए वाला कर्ण हो जाएगा और इस त्रिभुज के लिए ए वाला कर्ण हो जाएगा। अब यहां पे आपको 3 त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहा होगा और तीनों क्या है, तो तीनों जो है वह समकोण त्रिभुज है। इसके लिए ए वाला कर्ण हो गया और इसके लिए ए वाला कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। अब यहां पे समझिएगा कि तीनों आपस में क्या है कि सर्वांगसम है। तीनों जो है त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, तीनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तब यहां पे देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि कर्ण के स्क्वायर, यहां दोनों से हम लोग 2 समीकरण निकालेंगे। ये दोनों त्रिभुज से 2 समीकरण निकालेंगे, कैसे, तो कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या कि AC का स्क्वायर इसका कर्ण होगा। तो इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में देखिएगा, त्रिभुज ADC में यहां पे कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर यहां पे देखिएगा कि BC गुने CD होता है या DC। BC यानी ये दोनों, ये पूरा भुजा, ठीक है, बड़ा कोण का कर्ण यानी कर्ण वाला भुजा और गुने इसका भुजा किसके बराबर होता है, तो इसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से यहां हम लोग लगा रहे हैं और इसका होता है सर्वांगसम त्रिभुज का, यानी इसके कर्ण का स्क्वायर बराबर इसके कर्ण का और इसके ये भुजा का गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पे देखिएगा कि AC का स्क्वायर यानी इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर BC, यानी BC गुने CD कहिए या DC कहिए, DC। तो समीकरण यहां से एक आ गया। दूसरा हम लोग इससे निकालते हैं, तो इससे निकालिएगा तो इसके लिए कर्ण कौन हो गया, तो AB हो गया। तो AB का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर बराबर, यहां पे देखिएगा कि ए बी के स्क्वायर बराबर बी सी, बी सी गुने, अब यहां पे इसका लेंगे बी डी, बी डी, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां पे समझिएगा कि बी डी बटा डी सी हम लोग को निकालना है, तो बी डी बटा डी सी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे, समीकरण 2 भागे 1 से। तो यहां पे देखिए कि क्या करना है, हम लोग को भाग देना है, सिंपल 2 में 1 से भाग देना है। तो इसको लिखिए ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी, बटा में देखिएगा, बटा में हो जाएगा समीकरण 1, बटा मतलब भाग होता है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर बटा में आ जाएगा आपका बी सी गुने डी सी। अब यहां से इसको काट दीजिए, तो इसको काटेंगे तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। अब यहां पे समझिएगा कि दोनों पर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि ए बी बटा ए सी, ये दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए बी पर स्क्वायर और बटा में ए सी पर स्क्वायर, इसका मतलब ए बी बटा ए सी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा ऊपर बी डी बटा डी सी। तो यहां पे देखिएगा कि बी डी बटा डी सी हम लोग को निकाला था, तो ये निकल चुका है ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है, और मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या कि समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर देखिएगा कि समचतुर्भुज सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, तो आप जानते होंगे क्या कि जब बर्फी जो होता है उसी प्रकार का समचतुर्भुज होता है, और समचतुर्भुज में आप जानते होंगे कि सभी भुजा आपस में बराबर होता है और आमने सामने का कोण बराबर होता है, लेकिन दोनों विकर्ण जो होता है वह अलग अलग माप का होता है। तो इसका नामकरण कर देते हैं समचतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें से बोला क्या कि एक विकर्ण जो है ना इसका यह 24 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है, जबकि एक भुजा जो है इसका 13 सेंटीमीटर है। तो सोचिएगा कि एक भुजा यदि 13 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा इसका 13 सेंटीमीटर का होगा, यानी चारों भुजा आपस में बराबर होगा। सिर्फ विकर्ण इसका क्या होगा कि अलग अलग माप का होगा। अब यहां पे समझिएगा कि एक विकर्ण इसका क्या है, तो एक विकर्ण जो है 24 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम लोग बीच से अगर इसको काटते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 फिर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि ये 24 सेंटीमीटर का एक विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण देखिएगा तो यहां से ए वाला बनेगा, दूसरा विकर्ण जो है यहां से ए वाला बनेगा। आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां से लेकर के यहां तक के क्या है कि 12 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक के 13 सेंटीमीटर। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि समचतुर्भुज का ये जो चारों भाग होता है यह 90 डिग्री का होता है, या फिर ऐसे भी यहां पे देखिएगा एक सीधी रेखा को अगर कोई यहां पे डिवाइड करता है तो एक तरफ का जो भाग होता है यह 180 डिग्री होता है, और दोनों को आपस में क्या कर रहा है कि हाफ हाफ कर रहा है, यानी आधा आधा बांट रहा है। इसका मतलब 90 ए भी होगा और 90 ए भी होगा, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, तो कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं इसका मान। इसका मान निकालेंगे तो देखिएगा कर्ण के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, तो आधार के स्क्वायर यहां से x मान लीजिए, इसको आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर 144, 144 इधर से घटाइएगा 169 में से, तो x स्क्वायर बराबर बच जाएगा 25, x बराबर हो जाएगा √25, तो x बराबर कितना हो गया 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब यहां पे समझिएगा कि ये 5 आ गया, इसका वैल्यू 5 आ गया, तो सोचिए कि ये भी 13 होगा और ये 12 होगा, इसके लिए भी ये भी 5 होगा। और त्रिभुज का जो ट्रिपलेट बना रहा है तो किससे बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय वाला में ही बनता है, यानी समकोण त्रिभुज में बनता है। तो ट्रिपलेट ऐसे भी बना रहा है, ट्रिपलेट मतलब क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 5 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, यानी हाफ इंटू d1 गुने d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा कि 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना है, तो पहला विकर्ण जो है 24 है,
और दूसरा कितना हो जाएगा, D2 हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 12 दूनी 24, 12 दाही 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल करके आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A प्लस sec A ब्रैकेट बंद इनटू में दिया हुआ है कि tan A प्लस cot A माइनस sec A, इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहां पे समझिएगा एक चीज कि इतना इंटू इतना है, अगर हम इसको दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो है tan A प्लस cot A है और इसमें भी tan A प्लस cot A, और यहां पे देखिएगा कि एक प्लस में आपका sec A है और एक माइनस में sec A। अगर हम लोग यहां से क्या करते हैं कि tan A प्लस cot A को A मान लेते हैं, तो इसके लिए A होगा तो इसके लिए भी A होगा, और इसको क्या करते हैं B मान लेते हैं तो A भी B हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि A प्लस B इंटू A माइनस B, तो किसका फॉर्मूला होता है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होता है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि A प्लस B इंटू A माइनस B होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि A का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो A का स्क्वायर कीजिएगा तो A कितना है, तो tan A प्लस cot A इसका होल स्क्वायर, अब माइनस B स्क्वायर, B कौन है, तो sec A स्क्वायर A, ये हो गया आपका। अब यहां पे समझिएगा कि A प्लस B के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, तो A स्क्वायर यानी tan A स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर यानी cot A स्क्वायर A प्लस 2AB प्लस 2 इंटू tan A इंटू cot A माइनस sec स्क्वायर A। और सिंपल यहां पे समझिएगा कि हो गया आपका tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A प्लस में देखिएगा 2 गुने, यहां पे समझिएगा एक चीज कि tan A यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, बराबर हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस sec स्क्वायर A। यहाँ पे समझिएगा कि 2 गुने 1 2 ही होगा, तो देखिएगा क्या इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A प्लस 2 के लिए लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस sec स्क्वायर A। यहाँ से एक फॉर्मूला देखते हैं हम लोग कि फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। इसका देखिएगा यहाँ से कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। एक और होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसको हम एक जगह ऐड कर देते हैं या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं, तो देखिएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, अगर ये दोनों को हम लेते हैं तो इसके लिए कितना लिख सकते हैं, तो देखिए इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रहने दीजिए इसको, यानी tan स्क्वायर A प्लस इसके लिए लिखते हैं कितना, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि इसके लिए 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो sec किसमें, इसमें है, तो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 1 तो इधर ही रह जाएगा, उधर से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में चला जाएगा उधर, माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इतना के लिए हम इतना लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 माइनस sec स्क्वायर A बराबर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर A, माइनस tan स्क्वायर A हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये एक आपका प्लस में है tan स्क्वायर A और एक माइनस में है, दोनों कट जाएगा, बच जाएगा क्या, तो cosec स्क्वायर A यानी थीटा, थीटा लिख दिया, एक कर दीजिए यहाँ पे A, तो cosec स्क्वायर A, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि A प्लस B प्लस C बराबर 13, A प्लस B प्लस C बराबर 13 हो तो A माइनस 3 इंटू B माइनस 2 इंटू C प्लस 1 होगा, देखिएगा C प्लस 1 होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा।
यहाँ पे प्लस होना चाहिए था जबकि माइनस लिखा गया है, मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये चीज़ दिया गया का अधिकतम मान क्या होगा, तो इसका अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ पे समझिएगा कि आप इंटर में पढ़े होंगे और एक चीज़ ध्यान में होगा आपको कि अर्थमेटिक मीन एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन होता है। मीन मतलब क्या होता है, तो मीन मतलब माध्य होता है। मीन मतलब क्या होता है, माध्य होता है। तो एक अर्थमेटिक मीन होता है, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, एक हार्मोनिक मीन होता है। तो हार्मोनिक मीन का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो ही चीज का जरूरत है, एक अर्थमेटिक मीन का और दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन का। तो यहाँ पे देखिएगा कि अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा या बराबर होता है। हम लोग कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं क्या कि तीन संख्या है तो तीन संख्या मान लेते हैं क्या कि एक्स वाई जेड, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए और इसको जेड मान लीजिए। तो तीनों संख्याओं का योग, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब बटा में जितना संख्या है तो तीन संख्या बराबर तीन लिखेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे इससे छोटा या बराबर कौन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए तीनों का गुणनफल यानी एक्स वाई और जेड, ये तीनों का गुणनफल और इसका आप घनमूल कहिए या फिर घनमूल जब हटाइएगा तो पावर में 1/3 चला जाएगा, पावर में 1/3 चला जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो इसको समतुल्य हम लोग करते हैं, इसके समतुल्य करते हैं तो एक चीज आपको पता चलता होगा कि देखिए यहाँ पे कि ये तीनों में से यानी एक्स वाई जेड, ये तीनों में से कितना घट रहा है, जो ये मान दिया हुआ है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों का मान कितना है, तो 13 है। तो 13 जो है ए प्लस बी प्लस सी का मान है, लेकिन सोचिएगा कि ए में से 3 घटाया जा रहा है, बी में से 2 घटाया जा रहा है, बाकी सी में 1 जोड़ा गया, तो दोनों मिलाकर के कितना घटाया जा रहा है, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो उसी प्रकार इसमें से क्या करेंगे कि 5 घटा देंगे, इसमें से क्या करेंगे कि 5 घटा देंगे, तो 13 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 4 ही घटाया जा रहा है ना, एक तो प्लस किया जा रहा है, तो इसमें से एक क्या कीजिए कि घटा दीजिए, एक प्लस में है तो इसमें से एक घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। तो कितना बाकी में घटाया जा रहा है, तो 3 इसमें से घटाया जा रहा है और 1 इसमें से, क्या कीजिए 1 इसका माइनस हो गया, ठीक है, तो 4 ही घटाया जा रहा है, तो कितना हो गया 9 घटाया गया। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इतना बराबर हम लोग क्या रखेंगे, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 9 होगा। ये 13 जो था आपका ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का योग जो था वो 13 था, लेकिन ए में से क्या किया गया कि 3 घटाया गया, बी में से 2 घटाया गया, लेकिन सी में 1 जोड़ा गया, तो जोड़ा गया इसका मतलब क्या कीजिए कितना घटाया गया सब में से, तो 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 3 1 4 घटाएगा, तो इसमें से 4 घटाएंगे तो दोनों बात बराबर हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, तो 9 आ गया। अब यहाँ पे आप रख करके इसको निकाल सकते हैं कि देखिएगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, तो 9/3, इससे छोटा या बराबर एक्स वाई जेड, तो देखिएगा एक्स वाई जेड इसका पावर 1/3। अब यहां से इसको काटिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब यहां पे देखिएगा कि 3 से छोटा या बराबर एक्स वाई जेड, हम लोग को क्या करना है कि सबसे बड़ा मान निकालना है। तो इसका मतलब क्या कि इससे ही बड़ा कब होगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि 1/3 है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि घनमूल कर देते हैं, तो दोनों तरफ घनमूल करेंगे और तीनों का बड़ा मान कब होगा, जब तीनों का गुणनफल होगा। आप जानते होंगे कि कोई संख्या माने चले कि ये ए बी सी 3 संख्या है, माने चले ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर 3 हो गया और सी बराबर 5 हो गया, तो सबसे बड़ा मान कब निकल सकता है, जब इसको तीनों को गुणा कीजिएगा, तो 5 तिहाई 15 दूनी 30, इससे बड़ा मान नहीं हो सकता, जैसे जोड़िएगा या घटाइएगा तो बड़ा मान नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक्स वाई जेड का सबसे बड़ा मान क्या होगा, एक्स गुने वाई गुने जेड, यहाँ पे देखिए इससे ही बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं कि क्यूब करते हैं, तो जब दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा तो इधर भी पावर 3 और इधर भी पावर 3 कीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा, देखिए एक्स वाई जेड से बड़ा कौन हो जाएगा, देखिए बड़ा या बराबर आप कह सकते हैं 3 के क्यूब कितना, तो 27, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 27। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक रेलगाड़ी अमृतसर से 6 बजे प्रातः रवाना होकर दिल्ली दोपहर 12 बजे पहुंचती है। यहाँ पे देखिएगा कि अमृतसर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ है अमृतसर और यहां से रवाना होती है और दिल्ली पहुंच जाती है 12 बजे दोपहर में और 6 बजे सुबह में रवाना होती है। तो एक ट्रेन जो है 6 बजे रवाना होती है, 6 बजे सुबह,
और पहुंच जाती है यहाँ पे कितना बजे, तो दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे पहुंच जाती है। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, एक अन्य रेलगाड़ी दिल्ली से 8 बजे रवाना होकर अमृतसर 5 बजे सायंकाल में पहुंचती है। यानी दिल्ली से रवाना होती है दूसरा ट्रेन कितने बजे, तो 8 बजे, 8 बजे सुबह में, और यहां पर पहुंच जाती है शाम के 5 बजे, शाम में 5 बजे, शाम में 5 बजे पहुंच जाती है। अब यहां पे समझिएगा कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सामने से कब गुजरेगी। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सामने से कब गुजरेगी, ये चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या कि पहला रेलगाड़ी को ए मान लेते हैं, जो कि अमृतसर से दिल्ली के लिए गई, तो ए को कितना समय लगा, तो ए को समय लगा 6 घंटा, ए को लगा 6 घंटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 बजे सुबह चली है और 12 बजे दोपहर में पहुंच गई, यानी 6 घंटा लगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि बी को कितना लगा, तो बी को लगा 8 बजे सुबह में चली है और शाम में 5 बजे पहुंच गई है, तो 8 4 12, यानी 12 बजे तक के 4 घंटा, और इसके बाद 5 5 4 9 घंटा, 9 घंटा। अब एक चीज समझिएगा कि ए को 6 घंटा लगता है और बी को लगता है 9 घंटा। अब ये दोनों को गुना करेंगे, या फिर ऐसा समझ लीजिए यहां पे कि ये समय है, समय का उल्टा क्या होता है, समय का उल्टा जो होता है चाल होता है या फिर दूरी होता है। कुल दूरी देखिएगा, कुल दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर यहां से चाल कर दीजिए इसको, समय का उल्टा क्या होता है, तो चाल होता है, चाल कर दीजिए। यहां पे देखिएगा कि कुल दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहां पे देखिएगा चाल गुने समय, तो चाल कितना है, 9 है, इसे आप निकाल लीजिए चाहे इसे निकाल लीजिए, तो 9 6 54, 9 गुने 6 कीजिएगा तो 54 किलोमीटर यहां से इसका दूरी निकल गया। अब देखिए कि जब तक बी ट्रेन दिल्ली से अमृतसर के लिए चली होगी, तब तक अमृतसर वाला चल करके ट्रेन ए जो है 2 घंटा चल चुकी है। देखिए वो 8 बजे खुली है जबकि 6 बजे, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 घंटे का। इसका मतलब 2 घंटा चली होगी, तो 2 घंटा चली होगी 9 के स्पीड से, तो 9 गुने 2 यानी 18 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो 18 किलोमीटर चल चुकी होगी, तो 54 में से 18 घटा दीजिए, 54 में से 18 घटा दीजिएगा तो 36 बच जाएगा, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। अब देखिएगा कि 36 किलोमीटर दोनों का समय क्या हो गया, बराबर हो गया, इसका भी 8 बजे और उसका भी 8 बजे। और देखिएगा दोनों जब क्रॉस करेगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक जगह मिलेगा, तो एक जगह कब मिलेगा, और चाल क्या है कि विपरीत है, इसका इधर से अमृतसर से दिल्ली की तरफ है, उसका दिल्ली से अमृतसर की तरफ, तो दोनों का चाल क्या होता है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना बचा हुआ, तो 36 बचा हुआ, और चाल दोनों का जोड़ देंगे तो 9 6 15, तो 3 5 15, 3 से 12 3 36, यानी 12 बटा 5, 5 दूनी 10, 2 पूर्णांक आपका देखिए 2 पूर्णांक 2 बटा 5, 5 दूनी 10, 2 12 बटा 5। अब यहाँ पे समझिएगा कि 2 घंटा और कितना मिनट, तो 2 घंटा कितना मिनट, 2 घंटा, और इसको मिनट में चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए कि 2 बटा 5 को मिनट में चेंज कीजिएगा घंटा को, तो 60 से गुना होगा, 12 5 60, 12 दूनी 24, 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट बाद क्या हुआ होगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गई होगी। तो कितना समय में, तो समय देखिएगा दोनों के मिलने का समय, मिलने का समय बराबर 8 बजे तक दोनों का इक्वल समय हो गया, तो 8 बजे दोनों का इक्वल समय हो गया, तो 8 बजे और इसमें आप जोड़ दीजिए 2 घंटा 24 मिनट, इसको ऐड कर दीजिए, तो 8 2 10 बज करके 24 मिनट, यानी सुबह, यानी इतना बजे दोनों एक दूसरे से मिला होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, बोला है क्या कि n का प्रथम मान कितना है जिसे लेने पर n² प्लस n प्लस 41 अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि भाज्य होगा। n² प्लस n प्लस 41 को लेने पर यह क्या होना चाहिए, तो अभाज्य नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भाज्य होना चाहिए। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में है 10,
सी में है 20 और डी में है 40। तो यहां पे देखिएगा कि n बराबर ऑप्शन से अगर 1 ले लेते हैं, ऑप्शन से n बराबर 1 ले लेते हैं, तब देखिएगा तब क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 41, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस 41, तो 41 1 42 1 43, 43 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो बोला अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर देखिए कि n बराबर अगर हम 10 लेते हैं तब हो जाएगा यह 10 के स्क्वायर प्लस, क्योंकि n बराबर 10 लिखिएगा तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 41, तो यहाँ पे देखिए 10 के स्क्वायर 100 प्लस 10 प्लस 41, तो हो जाएगा आपका 150 है 151, 151 जो होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं 20 रख करके, तो देखिएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 41, 20 के स्क्वायर 400 प्लस 20 प्लस 41, इस सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 यानी 461, और 461 जो है इसको तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा, यानी किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, और अभाज्य संख्या बराबर आप जानते होंगे कि एक और स्वयं के अलावा किसी से वह नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अगर सी नहीं होगा यानी तीनों नहीं होगा तो डी तो होगा ही, लेकिन देख लीजिए मिला करके कि होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 40 अगर रखते हैं तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 41, तो 40 के स्क्वायर 1600 प्लस 40 प्लस 41 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1681 हो जाएगा, 1681, और 1681 किसका वर्गमूल होता है, 1681 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 41, 1 4 कम 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, देखिए 1681 का वर्गमूल निकालेगा तो 41 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह संख्या जो है 1681 यह 41 से पूरा कट जाएगा, बाकी बात किसी से नहीं कटेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, ना ही 43, ना ही 151 और ना ही 461। तो आपका आंसर कौन हो गया, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रखने पर यानी 40 रखने पर यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, यह एक भाज्य संख्या होगा। अतः आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी 40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को एक ऐसे तल द्वारा काटा जाता है जिसकी गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी है, समतलीय वृत्ताकार काट की परिधि क्या होगी। यहां पे देखिएगा समतलीय वृत्ताकार काट की परिधि यहां से निकालना है। यहां पे समझिए कि यह एक वृत्त है, इसका त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, यह जो इसका मध्य बिंदु है यानी केंद्र है, और गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी तल को ऐसा काटा जाता है कि इसका दूरी जो है, यानी इस तल को ऐसा काटा जाता है कि यहां से यहां तक का दूरी 5 सेंटीमीटर, कहां से, केंद्र से 5 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या यानी गोला का जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। देखिएगा यहाँ पे त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां आप मान लीजिए कि 13 सेंटीमीटर है। अब यहां पे देखिएगा कि यह समकोण त्रिभुज बना रहा है, यह जो है यह आपका समकोण त्रिभुज बना रहा है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। तो यहां से देखिएगा कि 13 है और 5 है, तो यहां से ट्रिपलेट बना रहा है, 13 5 और इसका 12 हो जाएगा, यानी आधार जो हो जाएगा वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट में क्या होता है, 13 5 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 12 13, या फिर निकालिएगा कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। अब हम लोगों से पूछा कि समतलीय वृत्ताकार काट की परिधि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि समतलीय वृत्ताकार काट की परिधि, समतलीय वृत्ताकार काट की परिधि बराबर, तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, न किसी से दोस्ती न किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर जो होता है वृत्त की परिधि होती है, 2 पाई आर। आंसर हम लोग का दिया हुआ है, पाई में ही दिया हुआ है। अब देखिए आर क्या है इसका, देखिए यहाँ पे इसका जो आर है यह निकल करके आया कितना, तो 12 सेंटीमीटर। इसका जो काटे हैं इसका त्रिज्या जो है यह 12 सेंटीमीटर है, तो 2 गुने पाई गुने 12 सेंटीमीटर, 12 दूनी
24 पाई सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक 15 दिनों में कुछ यंत्रों का निर्माण करते हैं। यदि 15 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तब उतने ही यंत्रों का निर्माण कितने दिनों में करेंगे। तो समझिएगा यहाँ पे MDH पर बनेगा क्वेश्चन, यानी M1 गुने D1 गुने H1 और बटा में W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बटा में W2। यहाँ से देखिएगा कि M से क्या होता है, मैन होता है, D से डे होता है यानी दिन होता है, H से आवर होता है और W से वर्क होता है। तो पहले जो चीज बोला है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे LHS साइड में, और जो पूछा है उसको हम लोग लिखते हैं कहाँ, तो राइट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है क्या, तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 श्रमिक 15 दिनों में। तो श्रमिक मतलब क्या, आदमी है, लेबर है यानी मैन है। तो मैन कितना, तो 12 मैन कितना दिन में, यानी D1 15 दिन में कितना घंटा काम करके, तो 10 घंटा प्रतिदिन काम करके कोई एक काम को। तो माना कि कोई काम है, इसका मतलब कोई काम, किसी काम, उसी का मतलब क्या, एक काम। फिर देखिएगा कि बोला है कि यदि 15 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करे तब उतने ही यंत्रों का निर्माण। तो देखिए एक यंत्र का निर्माण ही करता है इतना, तो उतना ही यंत्र का निर्माण, यानी कहने का मतलब पहले जितना यंत्र का निर्माण किया था यानी कार्य किया था उतना ही। तो पहले एक काम किया है तो अभी भी एक काम करेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि 15 श्रमिक है। अब जो है 15 श्रमिक है और पूछा है कि कितना दिन में करेगा, वो भी प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा। तो H2 जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग को निकालना है D2 यानी कितना दिन में, तो D2 निकालना है। अब एक कटने वाला है तो काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से काटिएगा 2 पचे 10, 5 तिये 15, 3 से 3 पचे 15। तो D2 बराबर हो जाएगा 5 गुने 3, 5 तिये 15, 15 दिनों में कार्य को कर पाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 0.014 गुने 0.14x, यहाँ पे पावर 2 दे दिया गया, करने के पावर बराबर 0.014 गुने 0.14 रूट अंडर y, इसका करने के पावर 2। तो हम लोगों से पूछा है क्या कि x बटा y बराबर क्या होगा। यहां पे समझिएगा कि देखिए यहां करने के पावर 2 है तो 2 नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है हल्का सा फंसाने के लिए। देखिए यहां पे कि करने के पावर 2 नहीं लिखा जाता, यानी 2 छुपा हुआ रहता है, तो 2 नहीं लिखा जाता लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अभी भी इसका मतलब क्या कि वर्गमूल, यानी रूट का मतलब होता है वर्गमूल, वो भी कब, जब यहाँ पे पावर 2 रहेगा करने के पावर तब, या फिर नहीं भी रहता है पावर तो 2 छुपा हुआ रहता है। आप जानते होंगे कि इधर से जब रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर होगा, इधर से जब रूट हटाते हैं तो बराबर के उस पार क्या करते हैं कि स्क्वायर चढ़ाते हैं। तो स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिएगा कि 0.014 गुने 0.14x बराबर बच जाएगा उधर, देखिएगा कि 0.014 गुने 0.14, और यहाँ पे देखिए 2 हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर लिख सकते हैं y, यहाँ 2 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 0.014 गुने 0.14x बराबर इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। जैसे मैं मान के चलिए कि ये a गुने b का स्क्वायर, मतलब क्या कि a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो 0.014 इसका भी स्क्वायर गुने 0.014 इसका भी स्क्वायर, इनटू में यहाँ गुना में है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, y का स्क्वायर कर दीजिए, सबको खंड खंड अलग कर दिए। आप जानते होंगे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यानी जितना पावर है उतना ही करने के पावर है, कट गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, या फिर 0.014 गुने 0.14x बराबर, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार गुना, तो 2 बार गुना कर दीजिए, 0.014 गुने 0.014, इसका मतलब क्या कि इसका भी मतलब 2 बार गुना, यानी गुने 0.14 गुने 0.14, अब गुना देखिए यहाँ पे क्या बच गया है, तो y बच गया, कटने वाला इसको काट दीजिए। यहाँ से देखिएगा कि इससे ये वाला कट जाएगा और इससे एक इसमें से कट जाएगा। अब दोनों को गुना कीजिएगा तो इधर बच गया आपका x, और उधर गुना में y है तो
इधर भाग में आ जाएगा, यानी x बटा वाई बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे तो 14 गुने 14 कितना हो जाएगा, 196। 196 हो गया। कितना अंक बाद दशमलव, तो देखिएगा गुना जब भी किया जाता है तो जितना अंक बाद दशमलव है सबको जोड़ लिया जाता है। तो इसमें देखिए 2 अंक बाद इसमें दशमलव है और इसमें 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 और 2 5, यानी अब जो गुना करने के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे वह 5 अंक के बाद बैठाएंगे। इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक, 3 और 2 5 अंक के बाद। तो यहाँ पे देखिए 3 अंक, यानी 14 गुने 14 किया तो 196, यानी 3 अंक में आया है। हमको बैठाना है 5 अंक के बाद, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो और डालेंगे तो 5 अंक हो जाएगा और यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, यानी x बटा वाई का ही मान पूछ रहा था हम लोगों से, और x बटा वाई का मान जो हो जाएगा 0.00196, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला क्या कि 30 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई का एक ताल में 40 पुरुषों ने डुबकी लगाई। यदि एक पुरुष औसतन 5 मीटर क्यूब पानी को विस्थापित करता है तो ताल के स्तर में कितना वृद्धि सेंटीमीटर में होगा। सबसे पहले देखिए कि एक ताल है, ताल मतलब आप लोग जानते होंगे कि एक पोखरा है, पोखरा जानते हैं, तालाब, ठीक है। तो एक तालाब है, उसका लंबाई चौड़ाई और गहराई भी होगा, और गहराई को हम लोग ऊंचाई यानी h से सूचित करेंगे। तो एक आयताकार क्या है कि ताल है, तो यहाँ पे देखिए कि आयताकार इस प्रकार ताल है। और यह इसमें पानी से भरा हुआ है, ये ताल है और इसमें पानी भरा हुआ है, और इसी में क्या करता है कि 40 व्यक्ति डुबकी लगाता है। तो लंबाई इसका कितना है ताल का, तो 30 मीटर है। इसका चौड़ाई कितना है, यानी b बराबर 25 मीटर है, और ऊंचाई कितना है तो मालूम नहीं, क्योंकि इसमें लंबाई भी होगा चौड़ाई भी होगा, और ऊंचाई नहीं कहिए गहराई कहिए, और गहराई को h से सूचित करते हैं, यानी ऊंचाई कहिए या फिर गहराई। नीचे से देखिएगा तो ऊंचाई होगा, ऊपर से देखिएगा तो गहराई होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 40 व्यक्ति क्या करेगा कि इसमें डुबकी लगाएगा, तो पानी कितना साइड करेगा, पानी को कितना विस्थापित करेगा, तो जितना उसका आयतन होगा, शरीर का जो आयतन होगा आकार के अनुसार क्या करेगा कि पानी को साइड करेगा, है ना। तो दोनों का आयतन हम लोग क्या करते हैं कि बराबर कर देते हैं, ताल का आयतन बराबर उन सभी व्यक्तियों के शरीर का आयतन। तो देखिएगा कि ताल का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई या गहराई। तो यहां से देखिएगा कि लंबाई कितना है तो 30 मीटर है, चौड़ाई कितना है तो 25 मीटर है, ऊंचाई कितना है तो मालूम नहीं, यही निकालना है। अब बराबर में हम लोग करते हैं क्या कि एक व्यक्ति जो है वह 5 मीटर क्यूब के बराबर पानी को साइड करता है, तो 5 मीटर क्यूब के बराबर यानी घन मीटर के बराबर क्या करता है कि पानी को साइड करता है। तो 40 व्यक्ति मिलकर के कितना करेगा तो 5 गुने 40 इतना। अब दोनों का आयतन यहां से बराबर हो गया। अब देखिएगा कि कितना स्तर इसका बढ़ जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि हाइट जो है यानी गहराई जो है इसका पानी का लेवल जो है कितना ऊपर उठेगा, तो जितना ज्यादा व्यक्ति उसमें आएगा उतना ही उसका लेवल उठेगा, यानी उसके आयतन के अनुसार ही उठेगा। अब इसको काटिएगा तो देखिए काटना कैसे, मीटर यानी ये मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, इसे काटिएगा तो 1 मीटर बच गया यहां से। अब इसको काटिएगा तो या फिर भाग दे दीजिए यहां से, तो h बराबर हो जाएगा 5 गुने 40 और बटा में चला जाएगा दोनों 30 गुने 25। ये मीटर में है, ये मीटर में हम लोगों से पूछा है कि कितना सेंटीमीटर होगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, गुना कर दीजिए 25 से 25 चौके 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। h बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 25 80, 80 बटा 3 सेंटीमीटर। h बराबर हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा 3 दूनी 6, बच जाएगा 2, 3 छक 18, 2 बचेगा 3 छक 18, 3 छक 18, यानी हाइट यहां से निकल गया, यानी कितना विस्थापित करेगा तो 26.66 सेंटीमीटर विस्थापित करेगा 40 व्यक्ति मिल करके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 190% लाभ होता है। यहाँ पे समझिएगा कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के 190%, प्रतिशत मतलब बटा में 100 के बराबर लाभ होता है, बराबर P यानी प्रॉफिट यानी लाभ होता है। अब यहाँ पे बोला कि यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, यानी क्रय मूल्य में क्या होता है कि 10% का वृद्धि होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है कि समान होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि इसको हम यदि इधर लाते हैं, पहले इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, इसको आप इधर लाइएगा तो CP बटा P बराबर हो जाएगा
यानी कॉस्ट प्राइस बटा में प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, इसको पलट दीजिएगा तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 10 बटा 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए इसको कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 10 रुपया है और लाभ कितना हो रहा है, 19 रुपया लाभ हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होगा, तो ये हो जाएगा 29 रुपये। अब यहाँ पे समझिएगा कि बोला है क्या कि यदि क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि होता है, यानी क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि होता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि होता है। तो देखिए क्रय मूल्य क्या है, पहले था 10 रुपया, अब हो जाता है, अब क्रय मूल्य हो जाता है कितना, इसमें 10% का वृद्धि हो जाता है, तो 10 का 110 बटा 100, 11 कम 11, अब हो गया 11 रुपया। अब क्रय मूल्य कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है क्या, तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। अब यहां पे देखिएगा लाभ जो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो विक्रय मूल्य का लाभ पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि विक्रय मूल्य समान है, यानी पहले जितना था उतना अभी भी विक्रय मूल्य है। अब 11 रुपया में सामान खरीदा जाता है और 29 रुपया में बेचा जाता है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट देखिएगा दोनों को घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 18 रुपया, 18 रुपया इसको प्रॉफिट होता है। हम लोगों से पूछा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस पर पूछा है, तो 18 रुपया का लाभ कितना पर होता है, 29 पर होता है, और गुने 100, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ बराबर, अभी कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा आपका 1800 और बटा में 29, 1800 में 29 से भाग दीजिएगा, तो 1800 में आप 29 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 से कटेगा क्या, 9 छक 54 के 4, 6 दूनी 12, 12 5 17, ये हो जाएगा 6 60, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में 29 दुनिया 58, ये हो जाएगा 2, यानी लगभग में हम लोगों से पूछा, यानी 62.0 कुछ आएगा, तो लगभग में पूछा इसलिए क्या हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा, यानी 62% का लाभ होगा किस पर, तो विक्रय मूल्य पर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी तीन छात्र हैं, ए बी और सी तीन छात्र हैं, ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी को सी से 12% कम अंक प्राप्त होता है। यानी बोला है कि ए को बी से 18% अधिक अंक प्राप्त होता है तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होता है। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितना अंक प्राप्त होगा। यहाँ पे समझिएगा 18% का मतलब कितना होता है, 18% मतलब क्या, 18/100, 2 नंबर 18 और 2 से 50 दूनी 100, यानी 9 बटा कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बोला क्या कि ए को बीच में लिख दीजिए, ए को बीच में लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं बी को। यहाँ कह क्या रहा है कि ए को बी से 18% अधिक अंक प्राप्त होता है, यानी ए को बी से 18% अधिक अंक प्राप्त होता है, तो 18% बराबर देखिएगा कि 18% बराबर कितना आया, तो 9/50 आया। इसका मतलब 50 रुपया बी का हिस्सा होगा, तो इससे 18% अधिक, अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 59 ए का हो जाएगा। इसका तो फिर बोला क्या, तथा सी से 12% कम, तो सी से 12% कम, तो 12% का वैल्यू निकालिएगा, 12% बराबर हो जाएगा 12/100, 4 3 12, 25 चौके 100, यानी 3/25। अब यहाँ पे समझिएगा कि 25 रुपया यदि सी को मिलता है तो इससे कौन मिलता है, किसको, ए को, कितना, 3 कम, तो 3 कम कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 22। अब यहाँ से इसका निकाल लीजिए, इसको गुना करके आप निकाल सकते हैं इसको। अब हम लोगों से पूछा है क्या, दिया हुआ है बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं, तो सी को कितना अंक प्राप्त होगा। तो देखिए सी को कितना अंक प्राप्त होता है, तो 5 9 × 25 इतना प्राप्त होता है अनुपात में, ठीक है। ए का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे देखिए बी का कितना होता है, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, 0 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 है 11,
अनुपात में 1100 प्राप्त होता है। अनुपात में कितना, तो 1100 प्राप्त होता है, जबकि होता है बी को कितना, बी को प्राप्त होता है 220 रुपए। 220 रुपए, दोनों बात यहां से बराबर होगी। यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से 11 दहाई 110, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 पचे 10, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 1/5। हम लोगों से पूछा कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए सी का हिस्सा कितना है, तो अनुपात 1 बराबर 1/5, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा 59 × 25 गुने 1/5 हो जाएगा 50 25, 5 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 9 पचे 45 के 5, 50 25 और 4 29, यानी 295 रुपया किसका हिस्सा हो गया, तो सी का हिस्सा हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो व्यक्ति ए तथा बी 9 बजे पूर्वाह्न यानी पीएम में एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह कितना है, तो 260 किलोमीटर का है। कितना बजे, तो 9 बजे सुबह, सॉरी 9 बजे शाम, पीएम 9 बजे पूर्वाह्न यानी पीएम, शाम का समय है। अब यहां पे देखिएगा कि एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ए तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। तो ए क्या करता है कि तुरंत, इसका मतलब क्या कि 9 बजे ही क्या करता है कि बी की ओर चलना प्रारंभ कर देता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बी की ओर चलना आरंभ कर देता है तथा बी 11 बजे पूर्वाह्न पर यानी पीएम पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब समझिएगा यहां पे बी क्या करता है कि 11 बजे पूर्वाह्न, तो 11 बजे पीएम पर बी जो है ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है और इसका चाल कितना है, तो 10 किलोमीटर पर आवर है। अब बोल रहा है क्या, वह एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। अब यहां पे देखिए दोनों जो है एक दूसरे से कब मिलेगा, तो यहां से तुलना आप कीजिएगा कि बी जो है ए की अपेक्षा 2 घंटा बाद चलना शुरू करता है, जबकि ए उससे 2 घंटा पहले चलना शुरू करता है। दोनों का समय बराबर करेंगे तो सोच के देखिए कि बी जब तक चलना शुरू किया है तब तक ए 2 घंटा चल चुका है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर है, समय में 2 घंटा का समय के अंतर है। दोनों के बीच में समय का जो अंतर है वह 2 घंटा का है। इसका मतलब क्या है कि बी जब तक चला होगा उससे पहले ए 2 घंटा चल चुका होगा। तो ए के द्वारा 2 घंटा में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा में 25 किलोमीटर प्रति यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटा में 25 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटा में कितना गया होगा, तो 2 गुने 25 यानी 50 किलोमीटर। अब दोनों का समय बराबर हो गया, इसका भी अब 11 हो गया, इसका भी 11 हो गया। अब शेष दूरी कितना है, तो देखिए शेष दूरी जो बचा है, क्योंकि 50 किलोमीटर तो तय कर चुका है यानी ए जो है कुछ ना कुछ आगे पहुंच चुका है, तो शेष दूरी बच गया 260 किलोमीटर टोटल था, जिसमें से 50 किलोमीटर घटा दीजिए 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर दोनों के बीच में दूरी बच गया। अब देखिएगा कि जब विपरीत चाल जो होता है वह जुड़ जाता है, विपरीत चाल जुड़ जाता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना बचा हुआ है 210, यही 210 किलोमीटर को दोनों मिलकर के क्या करेगा, अब यहां से चलना शुरू करेगा। तो ए भी चलना शुरू किया कितना बजे, 11 बजे, और यहां से देखिए कोई बिंदु पर पहुंच करके जब ए शुरू किया था 11 बजे, तो उसी समय ए भी चलना शुरू किया है, तो दोनों का यहाँ पे समय इक्वल कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों के चाल को जोड़ करके भाग दे देंगे, क्या कि विपरीत दिशा में दोनों आ रहा है, तो 25 और 10 35, 35 से काटिएगा तो 7 से 7 पचे 35, 7 × 21 30 बार में, 5 से 5 × 30, यानी 6 घंटा के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। 6 घंटा बाद कहने का मतलब क्या है, तो 11 बज रहा है शाम में, शाम के कितना, रात के 11 बज रहा है, रात के 11 बज रहा है, तो 1 घंटा इसमें से लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बज जाएगा, यानी 5 बजे भोर में यानी सुबह में 5 बज करके AM यहाँ पे जोड़िएगा तो 11 बज करके देखिएगा 11 PM है। 1 घंटा बाद क्या हो जाएगा, तो 12 बज जाएगा यानी 12 PM हो जाएगा। अब 12 बजे के बाद क्या होगा, सुबह वाला समय हो जाएगा, है ना। 12 बजे रात के बाद जो होगा वह सुबह वाला समय हो जाएगा। तो 6 में से 1 घंटा घटा दीजिएगा तो 5 घंटा, यानी 5 बजे, 12 बजे के बाद 5 घंटा, रात के बाद क्या हो जाएगा, तो 5 बजे AM में दोनों एक साथ क्या होगा कि मिल जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कि इसे बोला कि यदि 1/5 के पावर 3y बराबर 0.008 हो तो 0.25 के पावर y बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 1/5 के पावर 3y बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के लिए 1, इसका जितना अंक उतना 0, तो हो जाएगा आपका 8/1000। इसको जब काटिएगा तो इसको काटेंगे तो कितना, तो इसको काटिए नहीं, पहले देखिए यहाँ पे 1/5 के पावर 3y बराबर, इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं या फिर काट दीजिए इसको, 8 एकम 8, 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, यानी 1/125 हो गया। तो देखिएगा 1/125 के लिए हम लिख सकते हैं 1/5 और इसका पावर 3, ये दोनों के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा और 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। अब देखिएगा बराबर का नियम होता है कि बराबर के दोनों तरफ बेस अगर बराबर हो तो बेस से बेस कट जाता है, और पावर बराबर होता है तो पावर से पावर कट जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3y बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 3y बराबर 3 बच गया, 3 से काटिएगा 3 एकम 3, यानी y बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया, y बराबर 1 आ गया। हम लोगों से पूछा है क्या कि 0.25 के पावर y बराबर क्या होगा। तो देखिएगा कि 0.25 इसका पावर y का मान कितना है, तो 1 है, इसका पावर 1 रख दीजिए। तो किसी भी संख्या के पावर अगर 1 हो तो उसका वैल्यू उतना ही रहता है, यानी 0.25 ही रह जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 0,0, 3,4, 4,3 बिंदुओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा कि इसके द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि भुज है, इसके बाद कोटि है, यानी ये जो है आपका x1 है और ये y1 है, ये होता है आपका x2, ये होता है y2, x3, y3। तो इस प्रकार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू y1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y3 इंटू x1 माइनस x2, यही होता है। अब यहाँ पे इसको बैठाइएगा तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू y1 कितना है, तो 0 है, इंटू x2 कितना है, तो x2 3 है, माइनस x3 कितना है, तो x3 4 है, प्लस y2 कितना है, तो y2 देखिएगा कि 4 है, इंटू x3 कितना है, तो x3 4 है, माइनस x1 0 है, प्लस इसका है y3, तो y3 देखिएगा 3 है, इंटू x1 कितना, तो x1 जो है वह 0 है, माइनस x2 3। अब इसको देखिएगा कि क्या करते हैं कि 1/2 इंटू -4 में से 3 घटाएगा तो -1, -1 से 0 में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस यहाँ पे देखिएगा कि 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 बचेगा, 4 चौके 16 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिएगा कि आपका -3 में से 0 घटेगा तो -3 ही बचेगा, तो 3 3 9, यानी -9। इसको इधर लिख देते हैं, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 9, 1/2 गुने इसको घटाएंगे तो 16 में से 7 घटेगा तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7/2, 7/2 क्या चीज में है, तो यूनिट में है, 7/2 यूनिट स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सम अष्टभुज है, सम अष्टभुज, सम अष्टभुज मतलब क्या है कि
समान भुजाओं से, यानी समान भुजाओं कितना 8 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अष्टभुज कहते हैं, और वो भी समान भुजाओं से, यानी सम अष्टभुज का मतलब क्या है कि सभी भुजा इसका क्या है कि समान है, और यह अष्टभुज है। तो सम अष्टभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? तो देखिएगा कि भुजा कितना है, भुजा -2, यानी भुजाओं की संख्या -2 और बटा में भुजा और गुने 180 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, यह तो हो जाएगा आपका भुजा कितना है, तो 8 में से 2 घटाइएगा अब बटा में भुजा 8 गुने 180, ये हो जाएगा 6/8 गुने 180 डिग्री, तो हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15 के 5, 4 तिहाई 12, 12 एक 13, 135 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण इसका 135 डिग्री का हो गया। हम लोग को क्या करना है कि रेडियन में बदलना। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 135 डिग्री और गुने π/180 से गुना करते हैं, π/180 से, तो ये हो जाएगा आपका 9 से कटेगा क्या, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 20 बार में 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, इसका आ जाएगा 3π/4 रेडियन, यही आपका आंसर हो जाएगा 3π/4 रेडियन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के वर्ग का आधा, तदनुसार उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 3 कोण में से एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाला क्या होता है, तो कर्ण होता है, ये नीचे वाला आधार हो गया और ये हो गया लंब। अब यहाँ पे समझिएगा कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, इसे बोला क्या कि 2 भुजाओं का गुणनफल, तो 2 भुजाओं का गुणनफल किसका, तो AB गुने BC, AB गुने BC, 2 भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के वर्ग का आधा, तो कर्ण कितना है AC के वर्ग का ये आधा है, तो आधा है तो इसको आधा कर देंगे तो दोनों बात बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम इधर लाते हैं बटा में 1 क्रॉस गुना करके, तो AB गुने BC बटा क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बार गुना करेंगे AC गुने AC लिख सकते हैं, अभी भी क्या है AC गुने AC करेंगे AC का स्क्वायर, उधर क्या बच गया 1/2, इसको आप लिख सकते हैं कि AB बटा AC गुने BC बटा AC, BC बटा AC बटा में 1/2, यानी बराबर में क्या 1/2। अब यहाँ पे समझिएगा कि AB क्या है, तो AB जो है लंब है और AC क्या है, तो कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण जो होता है आप जानते होंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और BC बटा AC, BC क्या है, तो आधार है, और AC क्या है, कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, तो cos थीटा होता है, इंटू cos थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है क्या, तो उसका एक न्यून कोण कितना होना चाहिए, इसमें से एक न्यून कोण जो है वह कितना होना चाहिए, ये चीज हम लोगों से पूछा है। तो दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 कब आएगा, सोच के देखिए कि थीटा का मान हम क्या रख दें, तो बाई ऑप्शन भी आप रख सकते हैं, तो बाई ऑप्शन अगर रखिएगा तो 45 डिग्री यह न्यून कोण है। तो यहाँ अगर थीटा का मान 45 है तो यहाँ भी थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 ही होना चाहिए। तो आप जानते होंगे कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुने cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, √2 गुने √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 बचेगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1/2। इसका मतलब क्या है कि 1/2 देखिए यहाँ बराबर में आ गया, तो कितना रखने के बाद, तो थीटा बराबर 45 डिग्री रखने के बाद, तो यहाँ से एक न्यून कोण का मान कितना आ गया, तो 45 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कहता है कि ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार है। ए तथा बी क्या करता है कि एक व्यवसाय यानी बिजनेस करता है और पार्टनरशिप में, और उनके लाभों को 4:5 के अनुपात में बांटते हैं। ए और बी में
4:5 के अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। ये क्या है? लाभ है, यानी प्रॉफिट है, लाभ का अनुपात है दोनों का। फिर देखिएगा बोला है क्या कि वे अपने अंततः मतलब क्या कि बाद में वे अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ को 2:3:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। अब देखिएगा बाद में क्या करता है कि ए भी तो था ही, ए और बी तो था ही, और अंततः क्या करता है कि सी को भी शामिल कर लेता है और अपने लाभ को, यानी इस लाभ को क्या करता है कि 2:3:1 के अनुपात में बांटता है। अब इससे सी का भी हिस्सा हो गया, बांटने का निर्णय लेते हैं। तदनुसार सी को शामिल करने के लिए ए तथा बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ सकता है, यानी पड़ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ए और बी जितना पैसा में बांटता था दोनों मिलकर के, अब उतना में से ए और बी दोनों कितना कितना छोड़ेगा कि सी को भी यहां पे दिया जा सकता है। तो यहां पे देखिएगा कि हम लोग देखते हैं कि अनुपात में योग कितना है, तो अनुपात में योग देखिएगा दोनों का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 5 4 9। सोचिए कि 9 रुपया दोनों को लाभ मिलता था, अनुपातिक योग जो है 9 रुपया है, तो 9 रुपया दोनों को लाभ मिलता था, कुल लाभ। जबकि यहाँ पे देखिए कि 3 2 5 1 6, यानी इसको जोड़िएगा तो योग कितना आ रहा है, तो 6 ही आ रहा है। अब सोच के देखिए कि पहले 9 रुपया दोनों मिलकर के बांटता था, उतना ही रुपया इसको बांटना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, जब दोनों को बराबर कीजिएगा तो आपको गुना करना होगा इससे इसमें, ये दोनों में गुना करना होगा 6 से और इसमें गुना करना होगा आपको 9 से, तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 6 × 24 और 6 × 25 30, यानी ए को यदि 24 रुपया मिलता होगा लाभ में से, तो बी को कितना मिलता होगा, 30 रुपया। अब यहाँ पे देखिएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 एकम 9, तो टोटल कितना हो गया, 30 20 50 4 54 रुपया दोनों मिला करके हो गया। और ये भी देखिए तो क्या बराबर आ रहा है क्या, 9 8 17 17 7 24 के 4 2 2 4 1 5, देखिए 54 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितना पहले रुपया बटाता था अभी उतना ही रुपया बांटा जा रहा है। अब यहां पे समझिएगा कि ए को कितना छोड़ना पड़ा है, यानी सी को तो 9 रुपया मिल गया, तो 9 रुपया टोटल मिला, जिसमें से क्या किया कि ए भी कुछ अपना हिस्सा में से छोड़ा होगा, यानी दिया होगा उसको, और बी भी क्या किया कि अपना हिस्सा में से कुछ दिया। तो सोच के देखिए कि पहले ए को 24 रुपया मिलना चाहिए था, अब मिल रहा है कितना, 18 रुपया। इसका मतलब क्या कि 6 रुपया छोड़ दिया, 8 4 12 8 6 14, हाँ देखिएगा कि पहले मिलता था इसको 24 रुपया और मिलता है कितना, तो 18 रुपया। इसका मतलब है कि 6 रुपया छोड़ दिया। बी क्या करता है, कितना छोड़ता है, तो देखिएगा कि पहले बी को मिलता था 30 रुपया और मिलता है कितना, 27 रुपया। इसका मतलब यह 3 रुपया छोड़ दिया। तब तो यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों मिला करके कितना दिया इसको, तो 6 3 9, देखिए 9 रुपया मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ए और बी को कितना छोड़ना पड़ा, तो ए और बी को जो छोड़ना पड़ा है वो देखिए, ए को छोड़ना पड़ा 6, जबकि बी को छोड़ना पड़ा है 3। ये दोनों का अनुपात कुछ अनुपात में करता है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी 2:1 के अनुपात में दोनों को छोड़ना होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक आदमी किसी कृषि भूमि वाले खेत को 3,60,000 रुपए में खरीदता है। वह इसके 1/3 भाग को 20% हानि पर, 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच देता है। शेष खेत को वह किस मूल्य पर बेचे ताकि कुल पर उसे 10% का लाभ। तो यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो 1/3 यानी 1/3 भाग को क्या करता है कि 20% हानि पर बेचता है, यानी -20%। 20% हानि मतलब क्या कि -20%। प्लस में देखिएगा कि 2/5 भाग को यह 25% के लाभ पर बेचता है, तो प्लस 25%, यानी इतना का 25% ये हो गया। शेष खेत को वह किस मूल्य पर बेचे ताकि कुल पर उसे 10% का लाभ प्राप्त। तो शेष खेत कितना है, तो यहाँ पे समझिएगा कि शेष खेत कितना बच गया, तो 1/3 और 2/5 तो लगा चुका है, तो 5 एकम 5 3 दूनी 6 6 5 11/5 3 15, 15 भाग में 11 भाग लगा चुका है, तो बच गया कितना, 4 भाग। तो 4/15 भाग को किस मूल्य पर बेचे, तो माना कि 1% पर बेचेगा, तो कुल मिलाकर के उसको जो लाभ होता है वो कितना होता है, तो 10%, तो बराबर 10% कर दीजिए इसको। अब यहाँ से परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग, तो परसेंटेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका -20% बटा में 3, प्लस इसको काटिएगा तो 50 25 5 दूनी 10%, प्लस ये हो जाएगा आपका 4/15, यानी 4 x/15 इतना प्रतिशत मानिए बराबर 10%। देखिएगा यहाँ पे प्लस में 10% है और उधर भी प्लस में 10% है, कट गया।
अब यहाँ पे समझिएगा कि एक कट गया, उधर कुछ नहीं तो 0 बच गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं। जब इसको उधर भेजिएगा तो हो जाएगा आपका 4x/15% बराबर -20%/3 माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उधर कुछ नहीं तो 0 बचा हुआ है और 0 में इतना जोड़िएगा तो इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 पचे 15 और 4 से 4 पचे 20, 25 यानी x बराबर हो जाएगा 25%। यानी कहने का मतलब क्या है कि शेष जो हिस्सा है भूमि का उसको 25% लाभ पर बेचा जाएगा, तब जाकर के वह सब पर 10% लाभ कमाएगा। तो कितना में बेचा जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा बेचा जाएगा कितना में, तो कुल भूमि का रेट कितना है, तो 3,60,000 रुपए। कुल भूमि का जो रेट है वह 3,60,000 है और इतना का कितना भाग बेचेगा, तो 4/15 भाग ही बेचेगा, यानी शेष भाग कितना लाभ पर, तो 25% लाभ पर। तो 25% लाभ मतलब क्या, 125/100। अब इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दिए 15, अब 5 से 25 बचे 125, 3 से इसको काटेंगे तो 12 तिहाई 36, 1200, 12 चौके 48, 4800 गुने 25, 0 0, 25 अठे 200 के 0 हासिल 20, 25 चौके 100 और 20 120 हो जाएगा। यानी 12,000 रुपए में शेष जो उसका हिस्सा बचा था उसको 1200 रुपए में 12,000 रुपए में बेचेगा, तब जाकर के उसको कुल पर 10% का लाभ प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो गया कितना, तो 12,000। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.1/2 वर्ष यानी टाइम दे दिया है क्या, 1.1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष में 10% ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपए। यहाँ पे देखिएगा कि रेट जो है यानी दर जो है वह 10% क्या है, वार्षिक है, और रेट जो जोड़ा जाता है यानी दर जो जोड़ा जाता है वह अर्धवार्षिक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि 1.5 साल यानी 1.1/2 वर्ष मतलब कितना होता है, तो 1.5 साल होता है, और 1.5 साल में कितना छमाही होगा, तो 3 छमाही होगा। तो टाइम बराबर यहां से हम लिख सकते हैं 3 छमाही, यानी 3 अर्धवार्षिक होगा, छमाही कहिए या फिर अर्धवार्षिक कहिए, अर्धवार्षिक। अब यहां पे देखिएगा कि रेट क्या हो जाएगा, तो रेट जो हो जाएगा ये वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 से भाग देना होगा। तो 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5% हो जाएगा। तो 5% को जब चेंज कीजिएगा भिन्न में तो 1/20 हो जाएगा। तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा ब्याज सहित, तो अमाउंट बटा मूलधन हो जाएगा, तो 21 बटा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि 3 वर्ष का बात बोला यानी 3 छमाही है, तो 3 से इसमें क्या कीजिए 3 पावर कर दीजिए, इसको 3 इसको पावर कर दीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा ये 3 पावर हो गया, या फिर यहां पे रहने दीजिए इसको। 3 वर्ष का बात कर रहा है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं 5% प्लस 5% प्लस 5 गुने 5/100, 5 5 10% प्लस 50 में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.25% होगा। तो ये हो जाएगा आपका 10.25% हो गया। ये 2 वर्ष का हुआ। तो तीसरा वर्ष के यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिर 10.25% प्लस 5% और फिर 10.25% गुने 5/100 बटा में 00 डाल दीजिए। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 5 15 10.25% प्लस में सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, इसको गुना करेंगे 50 25 के 5 5 दूनी 10 2 12 के 2 1 5 एकम 5 बटा में 1 पर 4 0। अब यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा आपका 15.25% प्लस में इसमें भाग दीजिएगा तो 0 यानी 4 अंक बाद दशमलव होगा तो 5125%। ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 00 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 2 5 1 6 5 2 7.15 यानी 15 इतना प्रतिशत क्या निकल गया
तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। और बोला क्या कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज यहाँ पे देखिएगा कि तीन छमाही में कितना हो जाएगा, 5 से 15%, तो इसमें से घटा दीजिए 15% साधारण ब्याज यानी एसआई। ये हो गया आपका सीआई, सीआई में से एसआई घटाइएगा तो दोनों के बीच का अंतर बचेगा, तो ये आ गया आपका अंतर 0.7625% बराबर। अब यहाँ पे देखिए अंतर दोनों के बीच में इतना का है, लेकिन है कितना का, 244 रुपए का, 244 रुपए का है। दोनों बात बराबर यहाँ से हो गया, बटा में कितना हो जाएगा, तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 25 से अगर हम लोग काटते हैं, 25 से कट जाना चाहिए, 25 तिया 75, 1 बचेगा 12, 25 बचे 125, 25 चौके 100, 400 बन, 5 से इसको कटेगा तो 5 8 40, 0, 5 36, 5 एकम 5, 61 से यह कट जाएगा आपका 4 बार में, 4 एकम 4, 4 छक 24। अब यहाँ पे देखिएगा कि 4 गुने 80, 4 गुने 80 क्या चीज बराबर, 1% बराबर, 1% बराबर आपका आ गया 4 गुने 80। इधर लिखते हैं 1% का बराबर हो गया 8 चौके 32 यानी 320, 1% बराबर 320, तो 100% यानी मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या होता है 100% होता है, तो 1% का वैल्यू 320, तो 100% का हो जाएगा 32 पर 3 को 0 यानी 32,000 रुपये, तो 32,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 21 से लेकर के 23 तक का है और इसमें समझिएगा कि निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे देखिएगा कि इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी जितना भी स्टूडेंट है उसका संख्या दिया गया है इस दंड आलेख के द्वारा, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेनेड यानी करने का मतलब क्या क्या कि कौन सा स्टूडेंट जो है कितना मार्क्स तक लाया है और कितना कितना के बीच में लाया, तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और हाँ यह डायग्राम आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां से टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक, उस पर टैप कीजिए और चले जाइए आप टेलीग्राम चैनल में और जाकर के वहां पे ज्वाइन हो जाइए, तो वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि 21 नंबर कहता है क्या कि 50 से 60 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 50 से 60 के बीच में, यहाँ पे देखिए 50 से 60 के बीच में कुल कितना छात्र जो है वह अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पे देखिए कितना छात्र है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यह टोटल 60 छात्र है, तो 60 छात्र है जो कि 50 से 60 के बीच में अंक प्राप्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 छात्र, ऑप्शन नंबर डी 60 छात्र। अगला देखिएगा क्वेश्चन 22 नंबर, इसमें कह रहा क्या कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिन पर यह सर्वेक्षण किया गया, यानी कितने विद्यार्थी पर सर्वेक्षण किया गया, तो यहाँ पे देखिए कि 10 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी, 30, 40, 50, 60, यानी इतना विद्यार्थी पर क्या किया गया कि सर्वेक्षण किया गया, तो सभी को जोड़ लीजिए, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 4 15 यानी 150, 15 3 18, 18 2 20 यानी 200, 210 यानी टोटल 210 विद्यार्थी पर यह सर्वेक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, 23 नंबर में कहता है क्या कि अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित में से किसके बीच, तो देखिएगा अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है वह किसके बीच में है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50 से 60 के बीच में, देखिएगा यहाँ पे कि 50 से 60 के बीच में ही है जो कि सबसे अधिक विद्यार्थी यानी टोटल 60 विद्यार्थी है, तो 50 से 60 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में 50 से 60 स्टूडेंट, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, यदि मानचित्र का पैमाना 1:4 पर आपका कितना जीरो है, 2 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख, यानी 1:4 लाख है, तो मानचित्र में खींचे गए सेंटीमीटर में स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहां पे देखिएगा कि सेंटीमीटर में दूरी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, जैसे यहाँ पे देखें कि सेंटीमीटर में हम लोग को किलोमीटर तक पहुंचना है, ये पैमाना जो है आपका सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से भाग देंगे,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो अब बच गया जो वह 1:4000 के अनुपात में बच गया। और यह क्या आ गया, तो मीटर के अनुपात में आ गया। और मीटर को किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से भाग देना होगा, तो इसमें 1000 से भाग दीजिएगा, 1000 से भाग दीजिएगा तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1:4 के अनुपात में यह किलोमीटर में आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखिए कि ये अनुपात 1 बराबर क्या है, पैमाना जो है 1 बराबर 4 है, यानी कहने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में इतना का है, 4 का है, लेकिन है 20 किलोमीटर का। दोनों बात बराबर, 4 पचे 20, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर, 5 हो जाएगा अनुपात बराबर, अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 सेंटीमीटर के बराबर कितना था, तो 4 लाख सेंटीमीटर था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 5 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि एक परीक्षा में 65% गणित में पास होते हैं और 48% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं और 30% दोनों में पास होते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 सब्जेक्ट है, इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। एक है आपका गणित जिसमें 65% पास करता है, यानी मैथ 65% पास करता है, और दूसरा है आपका 48% छात्र अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश में 48% छात्र पास करता है, जबकि दोनों में पास करते हैं 30%। यहाँ पे देखिएगा मैथ प्लस इंग्लिश और दोनों में 30% पास करते हैं। ये क्या है, तो ये भी पास है, ये भी पास प्रतिशत है और ये भी पास प्रतिशत है। तो जब तीनों पास प्रतिशत रहे तो दोनों को जोड़ना है, ये बीच वाला को घटा देना है, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी 65% प्लस 48% और इसको घटा देंगे 30% को, तो इसको घटाइएगा तो 65% प्लस में 48 में से 30 घटा दीजिए, तो हो जाएगा आपका 18%। ये सबको जोड़िएगा तो 8 5 13 के 3 6 1 7 7 1 8, 83% क्या होता है, तो पास कर जाता है। 83% स्टूडेंट जो है दोनों में पास कर जाते हैं, जबकि फेल कितने करते हैं, तो टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं, तो 100% में से 83% पास कर गया, इसको घटाइएगा तो बच जाएगा कितना, तो 17%। 17% क्या हो गया, तो फेल हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 17%। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।